हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ मी सोनिया धामा। आई होप कि आप सभी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है। और आप सभी बहुत अच्छे भी होंगे। ठीक है, नहीं है तो आप अपना अच्छा से ध्यान रखें। ओके, तो आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है, आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान की प्रस्तावना। आज मैं आपको प्रस्तावना पढ़ाऊँगी। ठीक है, आज की जो हमारा क्लास नंबर है वो 22 नंबर की हमारी क्लास है। आपसे ये मैं चाहती हूँ कि आप प्रीवियस क्लासेस को भी ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम एक सीरीज़ में पढ़ेंगे ना, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने के लिए हमें बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी है और तब हम अपने बैकग्राउंड को जान लेंगे तो हमें ईज़िली चीज़ें समझ आएंगी, कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो प्रस्तावना पे हम बात करेंगे। तो भाई क्या है हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, सबसे पहले जो हम जहाँ अपने नोट्स बना रहे हैं, अपने नोट्स में अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में इस प्रस्तावना को लिख लेंगे। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में लिख लेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख लेंगे। ठीक है, मैं आप सभी के लिए पहले प्रस्तावना पढ़ देती हूँ। ठीक है, प्रस्तावना क्या है हिंदी में पढ़ देते हैं, इंग्लिश वाले इधर से देख लेंगे। ओके, प्रस्तावना को क्या उद्देशिका भी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में प्रस्तावना को उद्देशिका भी बोलते हैं। हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जैसा कि नेहरू जी का जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था ना नेहरू जी ने, तो उसी का जो बेस है, उसी के आधार पे हमारे संविधान में ये जो प्रस्तावना है ये ऐड की गई है हमारे संविधान में, है ना। ऐसा भी क्योंकि जो हमारी जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना हमें बताती है कि जो संविधान है वो कैसा होगा, हमारे संविधान का स्वरूप क्या है, हमारे देश की जो व्यवस्था है, कैसा न्याय होगा, कैसी स्वतंत्रता होगी, उन सब की एक झलक क्या है हमारी प्रस्तावना हमें पेश करती है। ठीक है, पढ़ते हैं प्रस्तावना को। क्या है प्रस्तावना जी? हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ठीक है, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बंधुता, भाईचारे की भावना, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना हम सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीइंग अ इंडियन सिटीजन हमें याद होना चाहिए कि भाई हमारी प्रस्तावना क्या, संविधान की प्रस्तावना क्या है। एज अ स्टूडेंट हमें याद होना चाहिए। पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं है, एज इट इज़ इसको ऐसे ही याद कर लें। ठीक है, वी द पीपल ऑफ India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to secure to all its citizens justice क्या कितने तरह का, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ठीक है, अब हम क्या हैं, अब हम इस पे चर्चा करेंगे कि हमारी जो ये प्रस्तावना है, ठीक है, संविधान में जो हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना में ये जो शब्दों का यूज़ हुआ है ना, इन शब्दों का क्या मतलब है, इस संविधान की प्रस्तावना से हम अपने संविधान को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे जैसे कि हमारी जो प्रस्तावना है वही हमें बता रही है जो ये भारत के लोग हैं। ठीक है, भारत के लोग जो हैं, ये शब्द ही हमें बताता है शक्ति का सोर्स, है ना, कि भारत में जो शक्ति का सोर्स होगा वह क्या होगा जी, भारत के लोग होंगे। कि भारत के लोग ही तो है भारत में शक्ति का पावर ऑफ सोर्स,
कि भाई लोग क्या हैं, जनता क्या है, इलेक्शन के थ्रू इलेक्शन होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनती है, फिर यही प्रतिनिधि क्या है, भारत के लिए कानून बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, है ना, ये सिस्टम चलाते हैं। तो सोर्स ऑफ पावर क्या हो गया, पीपल ऑफ इंडिया हो गए, ठीक है। इसी तरह से फिर भाई जो शासन का जो स्वरूप है वो कैसा होगा, नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा होगा, गवर्नेंस कैसा होगा, तो जी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ओके, न्याय कितने तरह का होगा जी, 3 तरह का होगा, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने तरह की होगी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी, ठीक है। समता इक्वेलिटी, इक्वेलिटी जी प्रतिष्ठा और अवसर की। फ्रेटर्निटी की जब हम बात करेंगे, ठीक है, बंधुता, तो बंधुता भाई व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली, भाईचारे की भावना को बढ़ाने वाली होगी, ठीक है। तो इन शब्दों पे हम बात करेंगे और इन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हमारी प्रस्तावना किस तरह से हमारे संविधान को इलैबोरेट करती है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करूंगी कि हमारे संविधान के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में, कि भाई जैसे कि संविधान की जो प्रस्तावना है, उसे संविधान की प्रस्तावना को किसने संविधान का परिचय पत्र कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं, आप अपना नोट डाउन करते रहें मेरे साथ ही। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिख रही होती हूँ, इतनी भारी भरकम हिंदी ना ही इतनी भारी भरकम हम इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं। मुझे लगता है जब हम पढ़ने वाले हैं तो दोनों ही भाषाओं, दोनों ही जो भाषा इंग्लिश हिंदी, हम दोनों ही भाषाएं अंडरस्टूड होती हैं, ठीक है। आप जो इंग्लिश में लिखा हुआ है हिंदी में, कुछ बातें मैं हिंदी में लिख रही होती हूँ, कुछ इंग्लिश में लिख रही होती हूँ, जो ईजी मुझे लगता है, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही लिख लिया करें साथ के साथ ही। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें कुछ चीज़ें हिंदी में पता है फिर वो हमें इंग्लिश में नहीं पता चल रही हैं, ओके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारा महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे है। तो पहला जो हमारा तथ्य है वो यह है कि प्रस्तावना को, चलो फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लिख लेते हैं इसको। पहला तथ्य क्या है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा। तो यहाँ पे जो संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र प्रस्तावना को कहा था, ये थे यहाँ पे हमारे N.A. पालकीवाला, ठीक है। इन पर्सन का नाम है हमारा N.A. पालकीवाला। तो प्रस्तावना को संविधान का जो परिचय पत्र कहा है वो कहा है N.A. पालकीवाला ने, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे क्या बनता है, तो सेकंड फैक्ट यहाँ पे बनता है कि प्रस्तावना को आप ये अंडरस्टूड है ना, यहाँ पे समझते चलें। अब लिखूंगी सेम तो टाइम टेकिंग होगा, ओके। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी, तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था गजेंद्र गढ़कड़ ने, गजेंद्र गढ़कड़ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे हैं ये, ठीक है। गजेंद्र गढ़कड़ ने संविधान की कुंजी कहा है। यहाँ पे थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारा बनता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना को जो संविधान की आत्मा कहा है वो कहा है ठाकुर प्रसाद भार्गव ने, ठाकुर प्रसाद
भार्गव ने। अब आपने पढ़ा होगा, जानते होंगे संविधान के किस अनुच्छेद को, संविधान के एक अनुच्छेद को भी क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, और वो किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। और कौन से अनुच्छेद को कहा है, अनुच्छेद 32 को, ठीक है। आर्टिकल 32 को बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसी तरह से प्रियम्बल को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है ठाकुर प्रसाद भार्गव जी ने, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है गजेंद्र गढ़कर जी ने, और संविधान का परिचय पत्र कहा है एन ए पालकीवाला ने, ठीक है। यहीं पे जो हमारा फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ये बनता है कि जो प्रस्तावना को, फोर्थ प्रस्तावना को संविधान का की नोट कहा है, ठीक है, की नोट, कुंजी नोट, ठीक है, कुंजी नोट, ये कुंजी नोट कहा है अर्नेस्ट बार्कर जी ने, अर्नेस्ट बार्कर ने, ठीक है। की नोट कहा है इन्होंने, अर्नेस्ट बार्कर ने की नोट कहा है। इनकी पुस्तक है, इनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने कहा था, शुरुआत में ही बोल दिया था अपनी पुस्तक में, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। अपनी इस पुस्तक में अर्नेस्ट बार्कर जी ने इसको, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे, ये 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे प्रस्तावना से संबंधित है, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, मैंने आपको शुरू में ही समझाया था, है ना, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, प्रस्तावना मैंने आपको पढ़ के बताई थी। अब ये जो हमारी प्रस्तावना है, किन किन बातों के बारे में हमारी प्रस्तावना हमें बताती है ना, जो शब्द वहाँ पे यूज़ हुए हैं, अब उनकी हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। क्या बताती है, तो सबसे पहली बात हमारी प्रस्तावना हमें क्या बताती है, सबसे पहली बात क्या बताती है प्रस्तावना, सबसे पहले बताती है शक्ति का स्रोत, है ना, तो शक्ति के स्रोत के बारे में बताती है, और शक्ति के स्रोत के बारे में बताती है कि जो शक्ति का जो स्रोत है वो कौन होंगे, सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो सोर्स ऑफ पावर क्या है, सोर्स ऑफ पावर, तो सोर्स ऑफ पावर क्या होगा, तो पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के लोग, भारत के लोग, ठीक है। किस तरह से होंगे, मैंने आपको बता दिया था, अभी मैं समझा रही थी कि भारत के लोग, भाई लोगों के हाथ में क्या है, संपूर्ण शक्ति है। लोग क्या करते हैं, लोग अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनते हैं, ठीक है। फिर वही प्रतिनिधि क्या करते हैं, वही प्रतिनिधि क्या है, उनके लिए व्यवस्थाएं बनाते हैं, कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सब काम किसका है, उन्हीं लोगों का है। अगर वो लोग सही से काम नहीं करते हैं तो वे इलेक्शन के थ्रू फिर उनको वोट नहीं देते हैं, तो दोबारा से फिर क्या है, प्रतिनिधि बदल सकते हैं अपने, ठीक है, चांस है। तो जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में हो गई, भारत के लोगों के हाथ में हो गई, ठीक है। इसी तरह से दूसरी बात हमें बताती है कि जो शासन का जो स्वरूप है, ठीक है, कि शासन का स्वरूप कैसा होगा, शासन का स्वरूप, ठीक है, शासन का स्वरूप कैसा होगा, नेचर ऑफ गवर्नेंस, नेचर ऑफ गवर्नेंस। तो नेचर ऑफ गवर्नेंस में इन्होंने क्या, कैसे कैसे बताते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि जी कैसा होगा हमारा, हमारी जो हम प्रेम्बल की बात करते हैं, तो जी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सेक्युलरिज्म, सॉवरेन, सॉवरेन, ठीक है। सॉवरेन के बाद सोशलिज्म, समाजवादी, समाजवादी, सोशलिज्म,
ठीक है। थर्ड, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, गणराज्य, गणतंत्र, है ना, गणतंत्र, रिपब्लिक, रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। तो कहने का मतलब है कि शासन के स्वरूप के बारे में बताया, और शासन का स्वरूप कैसा बताया कि जी शासन का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा और लोकतंत्रात्मक होगा और गणराज्य होगा, ठीक है। अब हम इन शब्दों को समझेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है, क्या समझते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, इन शब्दों की हम व्याख्या करेंगे, ठीक है। इन शब्दों की बात करते हैं। तो सबसे पहला हमारा शब्द क्या आया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे, सॉवरेन की बात करेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। जब मैं आपको पहले पढ़ा रही थी ना पहले क्लास में, तो एक बार मैंने आपको सॉवरेन का मतलब भी बताया था, एक बार नहीं कितनी बार बता चुकी हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस पढ़ी होंगी तो आप पक्का आप जानते होंगे कि सॉवरेन से क्या मतलब है, ठीक है। तो सॉवरेन से क्या मतलब है यहाँ पे, जी सॉवरेन से मतलब है कि जो राज्य है, राज्य का मतलब यहाँ पे राज्य ये नहीं कि स्टेट हो गई जैसे हमारे यूपी, बिहार, बंगाल, नो, ठीक है। राज्य का मतलब है नेशन, राष्ट्र, कि पूरा भारत, ठीक है। कि जो राज्य होगा वो क्या होगा, राज्य, राज्य अपने आंतरिक और बाहरी, ठीक है, राज्य अपने आंतरिक और बाहरी सभी मामलों में स्वतंत्र होगा, ठीक है, सभी मामलों में स्वतंत्र होगा। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की जो राज्य है वो सबसे ऊपर है, राज्य के ऊपर उसके कोई वो किसी के अधीन नहीं है, उसके चाहे आंतरिक मामले हो चाहे उसके बाहरी मामले हो, कि भाई हमें किस देश के साथ संबंध रखने हैं, किस देश से हमें कौन सी ट्रीटी करनी है, ठीक है, हमें अपने देश में किस तरह की व्यवस्थाएं रन करनी है, इसमें जो हमारा देश है वो किसी और दूसरे देश से पूछेगा नहीं, उसकी आज्ञा नहीं मानेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हमें ये बोलना, कोई देश हमें ये बोले कि भाई आप पाकिस्तान को अपने देश में मिला लो या पाकिस्तान के सिविलियंस को इंडिया में एंट्री दे दो, तो भैया ये हमारा आंतरिक मामला है, ठीक है, हम इसको डिसाइड करेंगे, आप कोई नहीं होते हैं हमें बताने वाले, डायरेक्ट करने वाले। तो यहाँ पे क्या है कि भैया जो राष्ट्र है, जो राज्य है, जो वो अपने आंतरिक मामले हो चाहे बाहरी मामले हो, राज्य क्या है, स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार की शक्ति का, किसी भी बाहरी शक्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे मतलब है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से, ठीक है। सेकंड जब हमने बात किया, सेकंड शब्द हमारा क्या आया, तो दूसरा शब्द हमारा आया समाजवादी, ठीक है। समाजवादी शब्द से हम क्या समझते हैं, तो जी समाजवादी, ठीक है, समाजवादी, समाजवादी, ठीक है, समाजवादी मतलब समाजवाद, कि जी भारत में क्या होगा, समाजवाद होगा। समाजवाद जैसा कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 है ना, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, है ना, पार्ट 3 में, वहाँ पे वो उनका जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब जो कल्याणकारी राज्य है उसकी स्थापना कैसे होगी, भाई जब राज्य में लोगों को समान अवसर प्रोवाइड किए जाएं, है ना, सभी प्रकार के संसाधनों पर सभी लोगों का समान रूप से अधिकार हो, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसे हमारे समाजवाद का लक्षण है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे समाज, इसका मतलब ये क्या है कि भैया समाजवाद यही होता है समाजवाद, ठीक है, कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज होना, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज होना, समान अवसरों की उपलब्धता होना, सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना। उसमें भी हमारे यहाँ पे जब हम इंडिया की जब हम बात करते हैं तो भारत में कैसा है, हमारे यहाँ पे लोकतंत्रात्मक समाजवाद है, ठीक है,
लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक समाजवाद, लोकतंत्रात्मक समाजवाद। समाजवाद में क्या क्या होता है? तो जी समाजवाद में सबसे पहला वो गुण क्या हो गया कि जी समाजवाद में क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, सभी संसाधनों का समाजवाद के लक्षण है। ठीक है, कि समाजवादी व्यवस्था, समाजवादी होने का क्या मतलब है, समाजवाद से हम क्या समझते हैं? तो समाजवाद में क्या होता है जी सभी संसाधनों का समान वितरण होना, समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। जो भी वहाँ पे उत्पादक हो गए उन पे क्या होना, समान इक्वल राइट होना उन्हें, सभी संसाधनों का समान वितरण होना। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पे पाई जाती है समाजवाद में, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे होगी कि भाई क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जो सार्वजनिक क्षेत्र होगा, सार्वजनिक क्षेत्र और जो प्राइवेट क्षेत्र है वो दोनों साथ साथ काम करते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, दोनों रहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र और प्राइवेट क्षेत्र, ठीक है, वो मिलके काम करते हैं यहाँ पे समाजवाद में। ठीक है, आप समाजवाद समझ गए हैं। समाजवाद का क्या है, समाजवादी का होने का क्या मतलब है कि भाई यहाँ पे क्या होगा, समाजवाद एक कल्याणकारी राज्य, एक समाजवादी राज्य की स्थापना का कैसे होगी कि जब समाज में समाज के जितने भी संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उन पे सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज होगा, अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक है, जैसे प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो साथ साथ होते हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना। अलग अलग इंडिविजुअल भी काम करते हैं लेकिन दोनों व्यवस्थाएं वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने कौन सी बात की, तो थर्ड पॉइंट पे हमने बात किया था हमारे यहाँ पे कि भाई क्या होगा, पंथ निरपेक्ष, है ना, सोशलिज्म। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे। तो जो थर्ड हमारा पॉइंट था वो था हमारी प्रस्तावना के बिंदुओं पर ही हम चर्चा कर रहे हैं ना। जो प्रस्तावना ही तो हमें सब कुछ बता रही है, तभी तो हमारे जैसा कि एन पालकी वाला ने क्या बोला, संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र का। अब हम ये समझे, हमें ना दिखाई दे रहा है कि भाई इन्हीं बातों को तो वो ऐड किया गया ना, इन्हीं बातों को पूरा करने के लिए, इस ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, इन्हीं ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए ही तो हमारे संविधान में वो व्यवस्था की गई है ना, अनुच्छेदों के माध्यम से, भिन्न अनुच्छेद में हमें बताया गया है। ठीक है, फोर्थ हमने क्या बात की, जिस समाजवादी के बाद हम यहाँ बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। तो जो पंथ निरपेक्ष से क्या मतलब है, पंथ निरपेक्ष, सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म। पंथ निरपेक्ष से मतलब है कि जो राज्य है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। इसीलिए हमारे संविधान में कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य की नज़र में सभी धर्म क्या है, समान है। ठीक है, जिसका जो मन करे, जिस व्यक्ति का जो मन कर रहा है वो उस धर्म को अपना सकता है, मन नहीं कर रहा कोई धर्म मानने का, उस चीज़ के लिए भी वो स्वतंत्र है। ठीक है, ये हमारे संविधान, जैसे कि इसी के लिए राज्य को कोई धर्म नहीं होगा। आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल अनुच्छेद 25 to 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रोवाइड करता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, इसी चीज़ को अश्योर करने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसी को ही तो अश्योर करते हैं ये कि भाई राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य की नज़र में तो सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट पे हम बात करेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमें क्या बताता है, फिफ्थ लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक होने का क्या मतलब है, लोकतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक, इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेटिक।
जी लोकतंत्रात्मक मतलब क्या क्या मतलब है कि जो सर्वोच्च शक्ति है वो किसके हाथ में है, वो जनता के हाथ में है। सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, ठीक है, लोगों के हाथ में है, लोगों के हाथ में है ना। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कैसी होती है जी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। जैसा कि डेमोक्रेसी के बारे में, डेमोक्रेसी 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 दो तरह की होती है, लोकतंत्र दो तरह का होता है जी। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो दो तरह का लोकतंत्र होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो जो हम बात करते हैं जब, तो भारत में कैसा है हमारे यहाँ पे जी, हमारे यहाँ पे क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कैसे हो गया कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि भाई जनता के द्वारा, जनता ही वहाँ पे शासन करती है, जैसे यूनान वगैरह, यूनान देश में होता था, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष, तो भारत में लोकतंत्र है, और भारत में कैसा लोकतंत्र है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है कि हमारे यहाँ पे ना डायरेक्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में डायरेक्ट जनता रूल करती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, और प्रतिनिधियों के द्वारा क्या होता है, शासन को चलाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी जो पद्धति, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे प्रतिनिधि मूलक, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, जनता, इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, ठीक है, जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, और ये प्रतिनिधि क्या करते हैं, फिर शासन करते हैं। और भारत में कौन सा लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक है, ये वाला लोकतंत्र है भारत में, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। जैसा कि प्रसिद्ध, जैसा कि हमारे यहाँ पे भाई, जैसा कि अमेरिका के थे ना राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी, अब्राहम लिंकन जी ने कहा था लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, चलो नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, है ना। ये तो स्टेटमेंट पूछ भी ली जाती है कि किसकी स्टेटमेंट है। जैसा कि लिंकन जी ने कहा था, लिंकन जी ने, अब्राहम लिंकन जी ने, ठीक है, अब्राहम लिंकन जी ने डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहा, लोकतंत्र के लिए इन्होंने कहा था कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है, ठीक है। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, और फॉर द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। ओके, तो यहाँ से हमने डेमोक्रेसी को समझा कि भारत में क्या है भाई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र होगा, जनता का शासन होगा, जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी, और ये जो प्रतिनिधि है यही क्या करेंगे, फिर शासन को चलाएंगे, शासन व्यवस्था को चलाएंगे, यही विधि बनाते, कानून बनाते हैं, ठीक है। व्यवस्थाएं कैसे रन होंगी ये यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। जैसे भाई हमारे यहाँ पे फिर क्या हो गया, दो तरह से संसदात्मक प्रणाली हो गई इंडिया में, भाई केंद्रीय स्तर पर क्या होगा, पार्लियामेंट होगी, राज्य स्तर पर क्या होगी, विधानसभा, विधान परिषद होगी, है ना।
इस तरह से जो है वो चला जाए, शासन जो है वो चलाया जाएगा। लोग क्या है अपने प्रतिनिधियों को चुनेंगे और संसद में और विधानसभाओं में, विधान परिषदों में भेजेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो शब्द है, नेक्स्ट जो हमारी प्रस्तावना में जो हमारा जो शब्द है वो है कौन सा पॉइंट था? 5th नंबर। ठीक है, 5th नंबर पे क्या आया? तो यहाँ पे आया फिर हमारा गणराज्य। गणराज्य से हम क्या समझते हैं? रिपब्लिक, गणतंत्र। ठीक है, या फिर बोले तो गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक से मतलब है कि जो भारत की जो राज्य का राष्ट्राध्यक्ष होगा वो क्या होगा? वो निर्वाचित होगा। ठीक है, राज्य का राष्ट्राध्यक्ष, निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। ठीक है, इलेक्शन से आएगा वो, निर्वाचित, इलेक्टेड होगा। इलेक्टेड होगा। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? इलेक्शन होगा। ठीक है भाई, जैसे कि ब्रिटेन में कैसे इलेक्टेड होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे भारत में क्या है, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो कैसे जाते हैं भाई? इलेक्शन से। वो अलग बात है कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति के द्वारा उनका चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष प्रणाली से उनका चुनाव होता है ना, अप्रत्यक्ष मत से उनका चुनाव होता है। लेकिन क्या है, होता तो इलेक्शन ही है कि भाई जनता ने जो प्रतिनिधि चुने हैं वो तो इलेक्शन में पार्ट लेते हैं ना, राष्ट्रपति जी के में, तो क्या है वो इलेक्शन से होगा। जैसे कि जब हम देखते हैं तो ब्रिटेन का जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, वहाँ पे जो महारानी होती है, राजा होता है, तो वो क्या होते हैं? हेरिडेटरी होते हैं, है ना, एक ही वंश से वो चले आ रहे होते हैं। जो पहले राजा था, फिर उसका बेटा था, फिर वो रानी बन गई, वो बन गए, है ना। जैसे कि अभी वहाँ पे क्या है, अभी वहाँ पे किंगशिप है ब्रिटेन में। ठीक है, अभी वहाँ पे राजा महारानी होती है, राजा होता है। अभी फिलहाल में तो राजा हैं, क्योंकि महारानी जो एलिजाबेथ उनकी डेथ हो गई थी अभी कुछ टाइम पहले, तो अब वहाँ पे राजा का शासन है। ठीक है, राजा हैं वहाँ पे अभी भी, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ही बनते रहते हैं। लेकिन भारत में तो ऐसा नहीं है कि एक ही घराने से बनते रहते हैं, एक ही घर से बनते रहते हैं, हेरिडेटरी नहीं होता, है ना, इलेक्शन होते हैं उनके लिए। ओके, तो यहाँ पे रिपब्लिक होने का मतलब है कि जो राज्य का जो राष्ट्राध्यक्ष होगा वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा, वो हेरिडेटरी नहीं होगा, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से क्या होगा? इलेक्शन के थ्रू वह जो देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बात की, हमारी जो प्रस्तावना में ये जो शब्द आए थे, हमने इनका अध्ययन किया अच्छे से। हमने देखा भाई किस तरह से क्या ये जो हमारा जो भारत का इसका जो स्वरूप है, प्रस्तावना किस तरह से हमारे संविधान के स्वरूप को बताती है। हमने इन शब्दों में शुरू में देख लिया है किस तरह से इन्होंने हमारे इसको डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी जो प्रस्तावना है, अब इसके बाद देखिए ना, प्रस्तावना में की थी ना हमने, एक सेकेंड, ये जी हमने क्या बताया, ये यहाँ तक क्या बताया? देखो सोर्स, ये क्या था? पावर ऑफ सोर्स बता दिया भारत के लोग, फिर स्वरूप बताया। अब इसके बाद न्याय की बात की। अब जो न्याय की बात की है, तो न्याय कितने तरह का बताया? अब यहाँ पे इन्होंने न्याय की बात की है। अब न्याय पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, न्याय की बात करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कौन सा पॉइंट हो गया? 3rd 4th, चलो 3rd हो गया आई थिंक, है ना। हाँ जी, 3rd पॉइंट हो गया। वैसे हमारा ये 3rd पॉइंट हो गया। जो हमारी प्रियम्बल की बातों पे हम अध्ययन कर रहे हैं ना, कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में बताया, तो 3rd पॉइंट पे अब इन्होंने हमें बताया न्याय के बारे में। प्रियम्बल ने न्याय के बारे में बात की कि जो न्याय है, जस्टिस, ठीक है। और प्रियम्बल हमें बताती है कि 3 तरह का जस्टिस होगा, 3 तरह का न्याय होगा। कौन कौन सा? जी सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और 3rd राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक न्याय 3 तरह का न्याय प्रोवाइड किया जाएगा। सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल, ठीक है, और पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक न्याय कैसे होगा कि भाई सभी व्यक्तियों के साथ क्या है? समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि
कि हमारा जो संविधान है ना, हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 बात करता है कि बताता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, जन्म स्थान के आधार पर लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सामाजिक न्याय कैसे होगा जी? सामाजिक न्याय कैसे करेंगे आप? तो जी आप क्या नहीं करेंगे, आप धर्म, जाति, यही डिफाइन कर लेते हैं ना, यहाँ अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। फर्स्ट, सामाजिक न्याय कैसे होगा? सामाजिक न्याय एश्योर कैसे होगा? तो जी सामाजिक न्याय की जो एश्योरेंस कैसे होगी, तो यहाँ पे कि आप लोगों के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान, ठीक है, जन्म स्थान, इनके आधार पर आप लोगों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, सभी लोगों को, जैसे हमारा कौन सा संबंधित आर्टिकल, हमारा आर्टिकल 15, ठीक है, अवसर की समानता प्रोवाइड की जाएगी। सभी लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना, सरकारी क्षेत्र में हो, प्राइवेट क्षेत्र में हो, सभी लोगों को जॉब के, नौकरियों के क्या होंगे, समान अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे, है ना। तो अवसर की समानता, अनुच्छेद यहाँ पे ही आप ऐसे ही लिख सकते हैं, क्योंकि हम सामाजिक न्याय प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अनुच्छेद 15, 16 हमारे डिफाइन करते हैं। तो सामाजिक न्याय। दूसरा आर्थिक न्याय जी, इकोनॉमिक्स में आर्थिक जो संसाधन है उन पे सभी लोगों को इक्वल राइट्स होंगे, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, आप आर्थिक आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे कि भाई यह व्यक्ति अमीर है तो इसके साथ हम अलग व्यवहार करें, गरीब के साथ अलग व्यवहार करें, नहीं, आपको सभी के साथ क्या करना है, इक्वल ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, सभी लोगों के साथ आपको समान व्यवहार करना है। जब हम बात करेंगे राजनीतिक न्याय की, तो राजनीतिक न्याय की जो एश्योरेंस है वो कैसे होगी, जिस सभी को, अगर देखें तो पॉलिटिकल राइट्स है ना, कंप्लीट रूप से अगर हम देखें तो भारत में पूर्ण रूप से कंप्लीट सभी को क्या है, पॉलिटिकल राइट्स है। भाई सभी व्यक्तियों को क्या है, जैसे वोट देने का अधिकार है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार है। ठीक है, सभी लोगों को अपना राइट है। ओके, तो इस तरह से सभी लोग क्या कर सकते हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, उसके माध्यम से भाई इलेक्शन लड़ने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, तो राजनीतिक अधिकार जो हैं वो इक्वल रूप से दिए गए हैं सभी को, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोगों की स्टेटस, उनकी रिचनेस या फिर उनकी गरीबी को देखते हुए, है ना, कि कोई गरीब है या अमीर है उनके साथ अलग से हम व्यवहार करें, नहीं, सभी को सभी प्रकार से राजनीतिक न्याय सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, राजनीतिक अधिकार सभी को दिए जाएंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे 3 तरह के न्याय की बात की गई है हमारी प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, उसको अश्योर किया जाएगा हमारे संविधान में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारी क्या बात की, तो 4th हमारे यहाँ पे बात की जाती है हमारी प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में जी, स्वतंत्रता की बात की जाती है कि जो संविधान का जो स्वरूप, हमारी जो स्वतंत्रता है वो कितनी तरह की स्वतंत्रता, 3rd था। 4th पॉइंट, 4th इन्होंने बात की स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता, फ्रीडम, लिबर्टी। ठीक है, फ्रीडम या लिबर्टी, स्वतंत्रता की बात की। स्वतंत्रता की कौन कौन सी जी, स्वतंत्रता कैसी होगी, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ना, लिबर्टी ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, रिलीजन और वर्शिप। ठीक है,
संबंधित आर्टिकल हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, संबंधित अनुच्छेद हमारे, तो जी सबसे पहले स्वतंत्रता की बात कौन से आर्टिकल में हमारे, आर्टिकल रिलेटेड आर्टिकल्स हमारे आर्टिकल 19 है ना, आर्टिकल 19 हमारे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ठीक है, कि सभी लोगों को क्या होगी, विचार की अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। भाई जो लोग अपने हर व्यक्ति को क्या है, उनके जो विचार हैं वो अगर उनके कुछ विचार हैं तो वो अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है, उनके विचारों पे किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी, है ना। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन का आपको अधिकार होगा, आपका जो विश्वास है, आपका जो बिलीफ है ना, आपका जो मन करता है, जैसे कि भाई मेरे कुछ पर्टिकुलर ऐसा हो सकता है, मेरे थॉट्स हो सकते हैं किसी घटना से रिलेटेड, किसी व्यक्ति को लेके, है ना, मेरा मन कर रहा है तो मैं किसी धर्म को मान सकती हूँ, नहीं मान सकती, अगर मैं ये मानती हूँ कि हाँ जी भगवान होते हैं तो ये क्या है, भगवान होते हैं तो ये मेरा बिलीफ है, ठीक है, तो मुझे इस तरह की क्या है, स्वतंत्रता है कि मैं भगवान को मानना, ये मेरी क्या है, यह विश्वास करना, ये मेरी स्वतंत्रता है, ठीक है। धर्म, मेरा जो मन करे मैं उस धर्म को अपना सकती हूँ, हिंदू मुस्लिम जो भी हमारा धर्म है ना, हर व्यक्ति क्या है अपने धर्म को मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, जो उसका मन करे वो उस धर्म को अपना सकता है ना। उपासना की स्वतंत्रता होगी, ठीक है, जिसकी वह पूजा करना चाहे उसकी वह पूजा कर सकता है। तो स्वतंत्रता की हमारे यहाँ पे बात की गई है, और ये जो हमारा जो स्वतंत्रता का जो विचार है, ठीक है, जैसे ही हमारे यहाँ पे क्या है ना, न्याय, स्वतंत्रता और जो समता का जो विचार है, इसको हमारे यहाँ पे जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना, फ्रांस की क्रांति से इन्हें लिया गया है। चले नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे, ये हो गया स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता किस तरह से होगी, संबंधित अनुच्छेद हमारे 19, 25, 26 और 27 और 28, ठीक है, स्वतंत्रता हो गया। फिर हमारी प्रस्तावना में बात की गई है समता की। समता मतलब इक्वेलिटी, इंग्लिश में इक्वेलिटी, ठीक है, इक्वेलिटी की बात की गई है। और इक्वेलिटी कैसी होगी, तो सभी लोगों की क्या भाई, प्रतिष्ठा, समानता कहाँ कहाँ होगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता होगी। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज, है ना, कि भाई क्या है, आप किसी भी व्यक्ति की स्थिति के आधार पर आप कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि प्रतिष्ठा, भाई क्या हमारा आर्टिकल 15 है ना, अनुच्छेद 15 बोलता है ना कि आप किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, वंश, उनके जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आप क्या नहीं कर सकते, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अवसर की समानता होगी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगी आपको, है ना, सभी सरकारी दफ्तरों में, सरकारी नौकरियों में हर व्यक्ति को क्या होगा, इक्वल राइट होगा, सभी को उनको समान अवसर प्रोवाइड किए जाएंगे, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो समता है ना, समता आप जानते होंगे भाई, समता, इक्वलिटी, और थोड़ा सा जब मैं आपको आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगी ना, तो वहाँ अच्छे से हम डिफाइन करेंगे कि भाई समानता किस तरह से समानता होती है। समानता को अगर मैं आज आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाऊँ तो भाई समानता का जो व्यवहार है वो कैसे होता है, भाई समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना, है ना। समानता के प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए क्या होनी चाहिए, भाई जब लोगों की समान परिस्थितियाँ होंगी तभी तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, है ना। तो समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का किया जाना, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये हमारा समता का कंसेप्ट यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम समझेंगे बंधुत्व, ठीक है, बंधुत्व। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हुआ हमारा, बंधुत्व, 6th। अब 6th जो हमारा पॉइंट है वो है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी,
बंधुत्व का मतलब होता है कि जो भाईचारे की भावना, ठीक है, भाईचारा, भाईचारे की भावना, कि देश में आप क्या करेंगे, भाईचारे की जो भावना है उसको फैलाएंगे, भाईचारे का आप भाईचारे सभी के साथ आप भाईचारे से रहेंगे, है ना, बंधुत्व फैलाएंगे। कैसे भाईचारे को आप कैसे एश्योर करेंगे कि आपको क्या करना है जी, आपको व्यक्ति की गरिमा, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा, यहाँ पे दो बातें कही गई कि भाईचारा कैसे फैलाया जाएगा, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ना। बंधुत्व कैसे फैलाया जाएगा कि आप जब बंधुत्व का व्यवहार आप करेंगे तो आप वहाँ पे व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और आप क्या करेंगे, देश की एकता और अखंडता का भी ध्यान रखते हुए आप जो भाईचारे की जो भावना है उसको आप फैलाएंगे, ठीक है, फ्रैटर्निटी को आप स्प्रेड करोगे, इसकी एकता और अखंडता को बढ़ाना, एकता को बनाए रखना। बनाए रखना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया फ्रैटर्निटी की, यहाँ पे हमने बात कर ली है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारे यहाँ पे जो स्वतंत्रता, समता, ठीक है, और बंधुत्व है, ठीक है, नोट करके आप लिख लेंगे, नोट करके आप लिखेंगे जो हमारे यहाँ पे जो ये हमारी प्रस्तावना में जो ये शब्द की वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं जी, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया ना, फ्रांस की क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1789 से 1799 तक चली थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन शब्दों का यूज़ किया गया था, तो वहाँ से इंस्पायर होके हमने अपनी इस प्रस्तावना पे इन शब्दों को ऐड किया है, ठीक है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया है, वहीं पे अब सेकंड नोट आप यहाँ पे बनाएंगे। सेकंड नोट में आप लिखेंगे कि जो हमारी प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ठीक है, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि इससे पहले जो है हमारा जो संविधान है वो क्या नहीं था, समाजवादी नहीं था, पंथनिरपेक्ष नहीं था, या उससे पहले हमारे राज्य का कोई धर्म नहीं था, नहीं, वो सब चीज़ें थी, गुणों को हमने पहले ही अडेप्ट हमने कर रखा था, ठीक है, चीज़ें नेचर में उस तरह से थी। लेकिन स्पष्ट रूप से हमारी जो प्रस्तावना है, हमने 42वां संविधान संशोधन किया और हमारी जो प्रस्तावना में जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया। आज तक हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक ही संशोधन हुआ है और ये है 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। आप याद रखेंगे, एक ही बार हमारी प्रस्तावना को संशोधित किया गया है। अब यहाँ पे हमारी प्रस्तावना से संबंधित एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि क्या जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का भाग है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हमारा एक सेगमेंट आता है वो है कि अब भाई
क्या जो प्रस्तावना है वह संविधान का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से उठता है हमारा, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमारे यहाँ पे 2 केस लॉज, हम इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं जिन्हें हमें पढ़ना ज़रूरी है, और वहाँ पे ही इंटरप्रेट किया गया था कि क्या प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है, क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आता है बेरोजगारी वाद। ठीक है, फर्स्ट इसको इन बेरोजगारीवाद के नाम से इसे जाना जाता है। 1960 का ये हमारा केस है। इसमें क्या हुआ था, यहाँ पे ये बोला गया था कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का हमारे जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बोलते हैं, यहाँ पे इंटरप्रेट किया जाता है कि जो प्रस्तावना है वो, इसी वाले केस लॉ में यह बात आती है कि जो प्रस्तावना है, संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। मस्तिष्क की कुंजी है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान निर्माताओं के विचारों की कुंजी है। कि यहाँ से कुंजी का मतलब कि ये की है संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो संविधान है वो कैसा है, उसकी जो की है वो क्या है, वो हमारी प्रस्तावना है। तो कहने का मतलब है अगर जो की है वो कुंजी जो है ना, चाबी, मतलब अगर जो चाबी है वो प्रस्तावना है तो जो ताला है, जो लॉक है वो क्या हो गया, वो हमारा संविधान हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये लॉक हो गया। तो ये दोनों क्या हो गए, अलग हो गए। ठीक है, अलग हो गए ना दोनों, की और ताला। तो यहीं पे ही ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, ये न्यायालय ने यहाँ पे निर्धारित किया था कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे ये निर्धारित किया गया था। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, हमारा दूसरा वाद आता है, और दूसरा हमारा फेमस केस लॉ। ठीक है, दूसरा केस लॉ आता है वो है केशवानंद भारती केस। ठीक है, केशवानंद भारतीवाद, केशवानंद वर्सेस केरला स्टेट। ठीक है, केरला स्टेट का ये केस है, केशवानंद भारतीवाद 1973, 13 साल बाद केस आता है। और इस वाद में यह निर्धारित किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर निर्धारित करता है कि जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो प्रस्तावना है वह हमारे संविधान का भाग है, और उसको आर्टिकल, वही हमारे जो संविधान है उसको संशोधित किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत। और यहाँ पे ये बोला जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। प्रस्तावना संविधान का भाग है, और इसी वाद से यहाँ पे जन्म होता है। यहाँ से ही हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर का जो प्रिंसिपल है वो भी यहाँ से ही आता है। ठीक है, इंट्रोड्यूस होता है संविधान का मूल ढांचा, संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत। ठीक है, ये भी इसी केस से इंट्रोड्यूस होता है।
प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे ही नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, कि क्या प्रस्तावना को संशोधित मतलब अमेंड किया जा सकता है। संशोधित, क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? तो भाई संविधान के संशोधन के लिए हमारे यहाँ पे अनुच्छेद है, अनुच्छेद 368 है ना, 368 आर्टिकल संविधान संशोधन की बात करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया कि जब जो प्रस्तावना है, अगर जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है तो क्या प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है? तो यहाँ पे आंसर आता है इसी केस में, ठीक है, केशवानंद भारती केस में ही, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट, है ना, यही केस 1973। इस बाद में ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है और ये बोला जाता है कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसको संशोधित किया जा सकता है, उसको अमेंड किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि जो संविधान का मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से जन्म होता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का, और इस केस में यहाँ पे ये निर्धारित किया जाता है कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। ठीक है, उस बात का ही नेक्स्ट कंटिन्यू हम करेंगे। तो वहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट यहाँ पे बोला गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। सेकंड कंडीशन क्या थी, बशर्ते शर्त, कंडीशन ये है कि संविधान का मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा परिवर्तित नहीं होना चाहिए, परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहीं पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या ये जो हमारी प्रस्तावना है ये परिवर्तनीय है, क्या प्रस्तावना परिवर्तनीय है, एनफोर्सिएबल, परिवर्तनीय है। ठीक है, परिवर्तनीय, एनफोर्सिएबल। क्या प्रस्तावना को कोर्ट में जाके इसको लागू करवाया जा सकता है? तो आंसर इज नो, नहीं। ठीक है, प्रस्तावना परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए अब आप ये नहीं बोल सकते जी प्रस्तावना में ये कह रखा है, अब आप इसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। ठीक है, उसके लिए भाई हमारे यहाँ पे जो संविधान है, अनुच्छेद हैं, उनके जैसे हमारे मौलिक अधिकार हो गए, हमारे लीगल राइट्स हो गए, आप उनके लिए जा सकते हैं, लेकिन आप प्रस्तावना के लिए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारा प्रस्तावना। ठीक है, मैंने आपको प्रस्तावना को समझाने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि बहुत सिंपल भाषा में, सिंपल तरीके से मैं आपको इसको एलैबोरेट कर पाऊँ, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें। चलो एक बार पहले क्लास को ख़त्म करने से पहले एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं
कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रस्तावना दिखाई, ठीक है। आप ये प्रस्तावना ऐसे ही लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे संविधान का, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से एज इट इज़ बिल्कुल याद कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर मैंने प्रस्तावना में जो हमारे ये जो शब्द हैं इनको हमने डिफाइन किया कि जी क्या क्या शब्द हैं जी। यहाँ पे कुछ हमने सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे प्रस्तावना से रिलेटेड। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था NK पालकीवाला ने। संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को गजेंद्र कड़कड़ जी ने। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है ये कहा है ठाकुर प्रसाद भार्गव जी ने। और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, ठीक है, ये कहा है अर्नेस्ट बार्कर जी ने। और इनकी एक पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थियोरी, इसमें इन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे जो हमारी प्रस्तावना हमें क्या क्या बताती है, किन बातों के बारे में हमारी प्रस्तावना हमें बताती है, हमने उस पर चर्चा की और इन शब्दों को अच्छे से समझने की कोशिश की। तो सबसे पहले हमें बताती है हमारे प्रस्तावना की जो भारत में जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, वो भारत के लोग हैं, ठीक है। शासन का स्वरूप कैसा होगा, तो जी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र यहाँ पे हमारे यहाँ पे राज्य होगा, ठीक है। इन शब्दों को मैंने आपको डिफाइन किया। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने का क्या मतलब है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक और बाहरी कार्यों में क्या है, स्वतंत्र है। समाजवादी होने का मतलब है कि भारत में क्या होगा, समाजवाद होगा, लोकतंत्रात्मक समाजवाद होगा। सभी रिसोर्सेज पर, सभी संसाधनों पर सभी लोगों का समान रूप से उनका अधिकार होगा, समान वितरण होगा संसाधनों का, मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे पाई जाएगी, ठीक है। सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष होने का मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म राज्य की नज़र में सभी धर्म क्या होंगे, इक्वल होंगे, सभी समान होंगे, ठीक है। जिस तरह से आर्टिकल 25 to 28 हमारे यहाँ पे क्या करता है, इसीलिए धर्म की स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है, क्योंकि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी व्यक्ति को जिसका जो मन करे वह उस धर्म को अपना सकता है, छोड़ सकता है, ओके। तो फिफ्थ हमने बात की लोकतंत्रात्मक कि भारत में क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी। लोकतंत्र हमारे यहाँ पे होगा, डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल, ठीक है। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथ में है, जी जनता के हाथ में सर्वोच्च शक्ति होती है लोकतंत्र में। फिर यहाँ पे हमने बात की फिफ्थ पॉइंट की गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र से क्या मतलब है, गणराज्य से क्या मतलब है, तो गणतंत्र से मतलब है कि जो देश का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो क्या होगा, वो निर्वाचित होगा, वो इलेक्शन के थ्रू आएगा, ना कि हेरिडेटरी होगा, ठीक है। राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, वंशानुगत नहीं होगा, वंशानुगत, हेरिडेटरी, वंशानुगत नहीं होगा, जैसा कि कहाँ पे होता है, वंशानुगत ब्रिटेन में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने बात की जी न्याय 3 तरह का न्याय प्रोवाइड किया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को दिया जाएगा। स्वतंत्रता दी जाएगी, विचार की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रोवाइड की जाएगी। समता होगी, इक्वलिटी होगी, प्रतिष्ठा की, अवसर की समानता होगी, जिस सभी को क्या होगा, इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा। किसी व्यक्ति के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, धर्म, वंश, उनके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी सभी लोगों को। बंधुत्व की जो भावना है उसको बढ़ाया जाएगा, भाईचारे की भावना को बढ़ाया जाएगा। और उसमें क्या, किस तरह से आप उसको एश्योर करेंगे जी, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखेंगे और देश की अखंडता, एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे। स्वतंत्रता और जो समता है, बंधुत्व के जो आदर्श हैं ये हमारे फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। वहीं पे ही ये जो हमारा जो न्याय का कंसेप्ट है ना, जो न्याय का कंसेप्ट है ये हमारा रूसी क्रांति से लिया गया है, ठीक है। न्याय का कंसेप्ट रूसी क्रांति से लिया गया है, रूसी क्रांति 1917 से, ठीक है। रूसी क्रांति से न्याय का ये कंसेप्ट यहाँ पे लिया गया है। बंधुत्व की भावना हमने देख ली है। इसके बाद अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। तो इसमें सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट केस आता है री बेरोजगारी का मामला। इस वाद में 1960 में यह बोला जाता है कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है, ठीक है, उनके विचारों को जानने की कुंजी है, की है।
ठीक है। अब की है तो इसका मतलब है कि जो ताला है ना, जो संविधान है वो क्या है, वो ताला है। और यहाँ पे संविधान कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे निर्धारित किया जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरा हमारा 1973 में केस आता है, केशवानंद भारती केस आता है। और इस केस में ये डिसाइड किया जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। ठीक है। यहाँ पे बोल दिया जाता है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है। और यहाँ पे ही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिर यहाँ पे हमारा क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग है तो क्या फिर प्रस्तावना को भी संशोधित किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ पे आंसर आता है कि जी हाँ जी, प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है, बशर्ते कंडीशन ये है कि आप संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करेंगे। ठीक है। आप कोई भी इस तरह का आप उसमें संशोधन नहीं करेंगे कि जिससे जो हमारे जो प्रस्तावना, जो हमारे संविधान का मेन ऑब्जेक्ट है, हमारे प्रस्तावना का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ही छिन-भिन हो जाए या फिर वो अपने मार्ग से भटक जाए। आप ऐसा कोई संशोधन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आता है कि क्या प्रस्तावना को परिवर्तनीय है, एनफोर्सिएबल है, उसको लागू करवाया जा सकता है। तो इसका आंसर आता है जी, प्रस्तावना जो है वो एनफोर्सिएबल नहीं है। ठीक है। तो ये थी हमारी क्लास। आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आपको क्लास कैसी लगी आप ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना जो व्यू है, अपना रिव्यू आप ज़रूर ड्रॉप करें। ठीक है। मुझे इंतज़ार रहता है आपके व्यूज़ का कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अगर क्लास में आपको कोई कमी दिखाई देती है तो आप ज़रूर मुझे बताएं, मैं अपने आप में और इम्प्रूवमेंट करूँगी। ठीक है। और करते हैं तो आप क्लासेस को देखते रहें और प्रीवियस क्लासेस को भी देखते रहें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो और अपने नोट्स आप बनाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।